जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल ino.by एजुकेशन में। जैसे कि हम पिछले वीडियो में स्वपरागन और परपरागन में अंतर को बिल्कुल इजी तरीका से, बिल्कुल आसान भाषा में हम समझ लिए थे। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्यारे, आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं प्यारे, ये पुष्पीय पादपों में निषेचन के बारे में, यानी फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना प्यारे, और पुष्पीय पादपों में निषेचन को बिल्कुल इजी तरीका से, बिल्कुल आसान भाषा में समझ कर जाना। हम ऐसे समझाएंगे कि दोबारा बाबू जीवन में कभी नहीं भूलोगे। बस बाबू 5 मिनट वेट करना, हम समझेंगे कि पुष्पीय पादपों में निषेचन क्या है, पुष्पीय पादपों में निषेचन कैसे होता है, एकदम बिल्कुल इजी तरीका से बाबू, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना बाबू। चलिए हम समझाते हैं कि पुष्पीय पादपों में निषेचन कैसे होती है, या पुष्पीय पादपों में निषेचन क्या है। चलिए बाबू देखो, ये पुष्पीय पादपों में निषेचन को समझने के लिए, ये पुष्पीय पादपों में निषेचन को इजी तरीका से, आसान भाषा में समझने के लिए बाबू हम परागकण एवं भ्रूण कोश का चित्र बना दिए हैं। देखो बाबू, ये परागकण का चित्र है, पोलन ग्रेन का चित्र है, और ये बाबू ये भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सेक का चित्र है। समझ में आ रहा, दिखाई दे रहा है जी। ये परागकण का चित्र है प्यारे, आई किसकी चित्र है जी, ये भ्रूण कोश का चित्र है, यानी एम्ब्रियो सेक का चित्र है। देखो प्यारे, ये परागकण के अंदर 2 गो नर युग्मक पाए जाते हैं, मेल गैमेट्स पाए जाते हैं। थोड़ा हम इस तरफ आ जाते हैं प्यारे। हमने कहा कि परागकण के अंदर बाबू 2 गो क्या पाए जाते हैं, नर युग्मक पाए जाते हैं, यानी मेल गैमेट्स पाए जाते हैं। उसी प्रकार या भ्रूण कोश के अंदर यानी एम्ब्रियो सेक के अंदर बाबू फीमेल गैमेट बोले तो मादा युग्मक पाए जाते हैं। यानी परागकण के अंदर बाबू नर युग्मक मेल गैमेट्स पाए जाते हैं, और उसी तरह से भ्रूण कोश के अंदर बाबू मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट्स पाए जाते हैं। अब ये जब नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट या मादा युग्मक फीमेल गैमेट दोनों आपस में संलयन कर लेता है प्यारे, दोनों आपस में फ्यूजन कर लेता है। क्या कर लेता है, फ्यूजन। फ्यूजन के मतलब होता है दोनों को आपस में मिलने, यानी संलयन होना। तो जब नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट और मादा युग्मक फीमेल गैमेट दोनों आपस में संलयन करता है, फ्यूजन करता है, इस क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, इस क्रिया को ही हम लोग बाबू निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि निषेचन क्या है, बिल्कुल इजी तरीका से, बिल्कुल आसान भाषा में कहना प्यारे, कहना कि परागकण में उपस्थित नर युग्मक तथा भ्रूण कोश में उपस्थित मादा युग्मक दोनों को आपस में संलयन होने की क्रिया को, परागकण में उपस्थित नर युग्मक तथा भ्रूण कोश में उपस्थित मादा युग्मक को आपस में संलयन होने की क्रिया को, दोनों को आपस में मिलने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आया समझ में जी, आया समझ में। या हम शॉर्ट तरीका से ऐसे भी बोलेंगे बाबू तो गलत नहीं होगा, डायरेक्ट कहेंगे कि नर युग्मक और मादा युग्मक को आपस में मिलने की क्रिया को, आपस में संलयन होने की क्रिया को क्या कह देते हैं बाबू, निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आया समझ में। और थोड़ा सा लॉन्ग लिखना चाहते हैं, अच्छी तरीका से लिखना चाहते हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि परागकण में उपस्थित नर युग्मक तथा भ्रूण कोश में उपस्थित मादा युग्मक को आपस में संलयन होने की क्रिया को, आपस में मिलने की क्रिया को, या आपस में फ्यूजन होने की क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देखो बाबू, हम डिफिनेशन बिल्कुल उसी तरह से लिखे हैं कि परागकण में उपस्थित नर युग्मक तथा भ्रूण कोश में उपस्थित मादा युग्मक, और मादा युग्मक को हम लोग अंडकोश का भी कहते हैं। यानी कि परागकण में उपस्थित नर युग्मक तथा भ्रूण कोश में उपस्थित मादा युग्मक को आपस में संलयन होने की क्रिया को, आपस में फ्यूजन होने की क्रिया को क्या कहते हैं बाबू, निषेचन कहते हैं, या पुष्पीय पादपों में निषेचन कहते हैं। सिंपल सी बात, याद आया ना, समझ में आया ना। चलिए अब हम समझते हैं बाबू, अब तो समझ में आ गया कि निषेचन किसे कहते हैं। अब निषेचन के बाद क्या होता है प्यारे, निषेचन किसे कहते हैं तो समझ में आ गया कि नर युग्मक और मादा युग्मक को आपस में मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं, ये समझ में आ गया। लेकिन हम कहने जा रहे हैं कि निषेचन के बाद, ये जो निषेचन हुआ वो निषेचन के बाद क्या होता है, उसके आगे क्या होती है। तो निषेचन के बाद बाबू, निषेचन के बाद बाबू युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज बोले तो जाइगोट्स बनता है। क्या बनता
बनता है जी? युग्मनज बनता है। और युग्मनज से बाबू बनता है बाबू भ्रूण, बोले तो इम्ब्रियो। क्या बनता है जी? भ्रूण। अब भ्रूण के बाद क्या बनता है बाबू? बीज। क्या बनता है जी? बीज। और बीज से क्या बनता है बाबू? नए पौधा बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पौधा बन जाते हैं। तो निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, युग्मनज के बाद भ्रूण बनता है, भ्रूण के बाद बीज बनते हैं, और बीज से एक नए पौधा बन जाते हैं। तो ये निषेचन की बात की होती है। हम समझ रहे हैं बाबू निषेचन, तो निषेचन के मतलब समझ में आया ना, कि परागकण में उपस्थित नर युग्मक तथा भ्रूण कोश में उपस्थित मादा युग्मक को आपस में मिलने की क्रिया को, यानी दोनों को आपस में मिलने की क्रिया को, दोनों को आपस में फ्यूजन होने की क्रिया को ही हम लोग पुष्पीय पादपों में निषेचन कहते हैं, या हम शॉर्ट तरीका से निषेचन कहते हैं। आया ना? चलिए, अब हम समझते हैं प्यारे, ये जो हम निषेचन पढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं, ये निषेचन का खोज सबसे पहले किसने किया था? सर्वप्रथम किसने किया था? तो स्ट्रासबर्गर ने किया था बाबू। कब किया था? तो 1884 ईस्वी में किया था। यानी कहे कि मतलब निषेचन का खोज सर्वप्रथम सबसे पहले किसने किया था? तो स्ट्रासबर्गर ने किया था। कब किया था? 1884 ईस्वी में किया था। यानी 1884 ईस्वी में स्ट्रासबर्गर ने निषेचन का खोज किया था। किस पौधा पर किया था? तो बाबू लिलियम के पौधा पर किया था। किस पौधा पर जी? लिलियम के पौधा पर। तो याद रखिएगा कि निषेचन का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो 1884 ईस्वी में स्ट्रासबर्गर ने किया था। किस पौधा पर बाबू? तो लिलियम के पौधा पर। इसको एकदम बिल्कुल याद रखना प्यारे, पूछा गया प्रश्न है। चलिए, निषेचन किसे कहते हैं हम समझ लिए। निषेचन का खोज किसने किया, कब किया, वो भी हम समझ लिए। किस पौधा पर किया, वो भी हम समझ लिए। लेकिन थोड़ा सा समझिए बाबू, हमने कहा, थोड़ा सा समझिए, हमने कहा कि नार युग्मक और मादा युग्मक को आपस में संलयन होने की क्रिया को निषेचन कहते हैं, यही ना कहा बाबू। तो ये नार युग्मक मादा युग्मक के पास कैसे पहुंचता है? जब तक नार युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचेगा तभी ना निषेचन होगा जी। तो नार युग्मक मादा युग्मक के पास कैसे पहुंचता है? जानकारी है प्यारे? पता है प्यारे? नहीं ना? चलिए हम समझाते हैं। बिल्कुल इजी है प्यारे, बिल्कुल आसान है। बस इसी तरह से आप लोग वीडियो में बने रहना। हम समझाते हैं कि नार युग्मक मादा युग्मक के पास कैसे पहुंचता है। समझिए बाबू, देखो समझने के लिए बाबू हम पुष्प के मादा भाग यानी स्त्री केसर का चित्र बनाए हैं। देखो ये है स्त्री केसर का चित्र प्यारे। ये क्या है? यानी कि नार युग्मक मादा युग्मक के पास कैसे पहुंचता है, उसको समझने के लिए हम बाबू पुष्प के मादा भाग बोले तो स्त्री केसर के चित्र बनाए हैं। यहां से लेकर के यहां तक जो चित्र दिखाई दे रहा है बाबू, ये स्त्री केसर का चित्र है। चलिए, स्त्री केसर के सबसे ऊपर वाले भाग को ही हम वर्तिकाग्र कहते हैं प्यारे। आई बीच वाले जो डंठी दिखाई दे रहा है, डंठी को हम वर्तिका कहते हैं प्यारे। आई जो फूली हुई संरचना दिखाई दे रहा है, इसको हम अंडाशय कहते हैं प्यारे। आई अंडाशय के अंदर जो संरचना दिखाई दे रहा है, अंडाशय के अंदर जो संरचना दिखाई दे रहा है प्यारे, ये अंडाशय के अंदर जो संरचना दिखाई दे रहा है उसको हम बीजांड कहते हैं। और बीजांड के अंदर थोड़ा सा गौर से देखना, ये बीजांड के अंदर भी इस प्रकार की एक संरचना दिखाई दे रहा है, हल्का गोल दिखाई दे रहा है जी, उसको हम बाबू भ्रूण कोश कहते हैं। एम्ब्रियो से ये वाला ऐसा संरचना दिखाई दे रहा है इसके अंदर, हाँ, इसे हम बाबू भ्रूण कोश कहते हैं। इसी भ्रूण कोश के अंदर बाबू मादा युग्मक बोले तो अंड कोशिका पाई जाती है। अभी ना हम बताएं। चलिए, अब हमको समझना है कि नार युग्मक मादा युग्मक के पास कैसे पहुंचता है, कैसे स्थानांतरित होता है। चलिए देखो बाबू, जब कोई परागकण यानी स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर आता है, किस पर? वर्तिकाग्र पर आता है, स्टिग्मा पर आता है। आने के बाद ये परागकण बाबू वर्तिकाग्र से चिपक जाते हैं, क्योंकि वर्तिकाग्र होता है बाबू हल्के चिपचिपे। कैसे होते हैं? हल्के चिपचिपे होते हैं। तो जब कोई परागकण बाबू यानी वर्तिकाग्र पर आता है, तो वर्तिकाग्र पर आने के बाद परागकण चिपक जाते हैं। और चिपक जाने के बाद यानी चिपक जाता है तो उसमें लसीले पदार्थ होगा तब ना चिपकता जी। लसीले पदार्थ होगा तब क्या हो जाते हैं? परागकण चिपक जाते हैं। चिपकने के कुछ देरी के बाद या कुछ समय के बाद या हम कह सकते हैं कुछ दिनों के बाद ये परागकण जो होते हैं बाबू फूल जाते हैं। कैसे फूल जाते हैं? क्योंकि इसमें वर्तिकाग्र पर चिपचिपे पदार्थ न पाए जाते हैं। तब पदार्थ के कारण क्या हो जाते हैं? परागकण बाबू फूल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। अब फूलने के बाद ये परागकण से एक अंकुरन निकलता है, एक नलिका निकलती है। अच्छा, जैसे चना के नाम सुने, चना देखें बाबू, चना को कभी फुलाए हैं आप लोग? फुला के देखना, कपड़ा में बांध देना उसको फुला करके। तो चना के जब फुलाओगे प्यारे, तो फुलाने के बाद इस चना से एक पतले हल्के व्हाइट या पीले कलर की एक पतली अंकुरन निकलता है, एक पतली सी नलिका निकलती है, जिसे हम लोग अंकुरन कहते हैं।
खाए हैं जी। रेल पर जब बैठकर जाते हैं तो बाबू अंकुरन मिलता है, चना का अंकुरन मिलता है, आप लोग देखिएगा। चलिए, तो जैसे हम चना को फुलाने के बाद जो अंकुरन निकलता है, उसी तरह से ये परागकण फूलने के बाद ये परागकण से भी एक पतली सी अंकुरन निकलता है और उस अंकुरन को हम लोग कहते हैं परागनलिका। क्या कहते हैं प्यारे? परागनलिका। ये परागकण से जो अंकुरन निकलता है बाबू पतली सी, उसको क्या कहते हैं? परागनलिका। अब ये परागनलिका क्या करता है कि धीरे धीरे विकसित होकर के ये बीजांड के द्वारा भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाता है। देखो बाबू, धीरे धीरे ये वर्तिका से होते हुए, बीजांड द्वार से होते हुए कहाँ पहुंच गया? भ्रूण कोश में पहुंच जाता है, भ्रूण कोश में पहुंच गया। अब क्या हुआ, जैसे ही ये परागनलिका भ्रूण कोश में पहुंच गया तो इसी के बीच से, या ध्यान सुनना, इसी परागनलिका के माध्यम से इसके अंदर जो परागकण के अंदर जो नारीगुमक पाए जाते हैं, इसी परागनलिका के माध्यम से धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाते हैं बाबू? भ्रूण कोश में पहुंच जाते हैं। यानी कि इसी परागनलिका के माध्यम से, ये नलिका ना है जी, एक नली ना है जी, तब बीच में तो खाली भाग होगा, पाइप निगुर खाली भाग, तो उसी नलिका के माध्यम से पराग नारीगुमक जो होते हैं बाबू, भ्रूण कोश में क्या हो जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। और जैसे भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाएगा नारीगुमक बाबू, तो भ्रूण कोश में तो मादा गुमक बैठल है, ये नारीगुमक जाकर के मादा गुमक से क्या कर लेता है? संलयन कर लेता है। और जब नारीगुमक मादा गुमक से संलयन कर लेता है तो उस क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे? निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। तो समझ में आया कि कैसे नारीगुमक मादा गुमक के पास जाता है? समझ में आया प्यारे? चलिए, तो एक पॉइंट समझना है यहाँ पे, एक और पॉइंट पढ़ना है बाबू, साइफोनोगेमी। क्या पढ़ना है? साइफोनोगेमी। देखो, साइफोनोगेमिक का मतलब क्या होता है, इसको समझिएगा बाबू। साइफोनोगेमिक का मतलब क्या होता है? हमने कहा कि नारी युग्मक को मादा युग्मक के पास पहुंचने की क्रिया को साइफोनोगेमिक कहते हैं। तो नारी युग्मक मादा युग्मक के पास किसके माध्यम से पहुंच रहा है? परागनलिका के माध्यम से पहुंच रहा है। तो इसको हम डिफिनेशन में भी जोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हम कह सकते हैं कि नारी युग्मक को परागनलिका के माध्यम से मादा युग्मक तक पहुंचने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? साइफोनोगेमिक कहते हैं। ये नारी युग्मक को ये मादा युग्मक तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं बाबू? साइफोनोगेमिक कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। साइफोनोगेमिक का मतलब समझ में आया? ये नारी युग्मक को बाबू, ये मादा युग्मक तक पहुंचने की क्रिया को, स्थानांतरित होने की क्रिया को ही हम लोग क्या कह देते हैं? साइफोनोगेमी कहते हैं। तो कैसे नारी युग्मक मादा युग्मक के पास जा रहा है, यानी कैसे साइफोनोगेमी की क्रिया हो रही है, समझ में आया कि नहीं? चलिए प्यारे, निषेचन का खोज किसने किया? याद है जी? कब किया? चलिए, किस पौधा पर किया? चलिए, तो आप लोग जो बच्चे ध्यान से सुन रहे होंगे बिल्कुल नहीं भुलाएंगे, कभी जीवन में नहीं भुलाएंगे। चलिए बाबू, आप लोग इसको नोट करिए। अब हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे। तो चलिए बाबू, जैसे कि हम निषेचन के बारे में पढ़ लिए, फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ लिए, तो अब हम पढ़ते हैं बाबू ये द्वितीय निषेचन के बारे में, यानी दोहरा निषेचन के बारे में। इसे डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं प्यारे? द्वितीय निषेचन, या बोले तो दोहरा निषेचन के बारे में। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना बाबू, और ये बिल्कुल इजी तरीका से, बिल्कुल आसान भाषा में द्वितीय निषेचन को समझना। हम ऐसे समझेंगे कि दोबारा जीवन में नहीं भूले। चलिए बाबू, ज्यादा समय न लेते हुए हम समझाते हैं कि द्वितीय निषेचन किसे कहते हैं, दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चलिए बाबू, देखो, ये द्वितीय निषेचन को समझने के लिए, ये दोहरा निषेचन को समझने के लिए हम परागकण एवं भ्रूण कोश का चित्र बनाए हैं। ध्यान से देखिए बाबू, ध्यान से देखिएगा बाबू, ये बाबू परागकण का चित्र है, पोलिन ग्रेन का चित्र है। ये किसकी चित्र है जी? ये परागकण का चित्र है। और ये परागकण के अंदर ये दो गो नारी युग्मक पाए जाते हैं। जना रहा है जी? लौक रहा है? ये परागकण के अंदर के गो नारी युग्मक? ये दो गो नारी युग्मक पाए जाते हैं। चलिए हम भ्रूण कोश को देखते हैं। ये बाबू भ्रूण कोश की संरचना है, एम्ब्रियो सेक की संरचना है। ये भ्रूण कोश के अंदर बाबू, एम्ब्रियो सेक के अंदर बाबू मुख्य रूप से 4 प्रकार के कोशिका पाई जाती है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। कौन कौन से? ऊपर की ओर 3 गो कोशिका जो नजर आता है प्यारे, उस कोशिका को हम लोग प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। कौन से कोशिका दी? ऊपर की ओर जो 3 गो कोशिका पाई जाती है, उस कोशिका को हम लोग ये प्रतिमुख कोशिका कहते हैं।
कौन सी कोशिका? प्रतिमुख कोशिका। ये बीच में जो कोशिका नजर आ रहा है दो गो सटा हुआ, उस कोशिका को हम लोग द्वितीय के केंद्रक के नाम से जानते हैं। क्यों हम उसको द्वितीय के केंद्रक कहते हैं प्यारे? क्योंकि इसमें दो गो केंद्रक पाई जाती है। चलिए, इस सबसे नीचे ये देखो, द्वितीय के केंद्रक के नीचे ये वाला एगो कोशिका जो नजर आ रहा है, इस कोशिका को हम लोग अंड कोशिका कहते हैं या मादा युग्मक कहते हैं। और ये अंड कोशिका के नीचे ये दुगो और कोशिका छोटे छोटे नजर आ रहा है प्यारे, उस कोशिका को हम सहायक कोशिका कहते हैं। कौन से कोशिका? सहायक कोशिका कहते हैं। तो बाबू, हम निषेचन को समझने के लिए, द्विव निषेचन को समझने के लिए हम परागकण का चित्र बनाए हैं, ये भ्रूण कोश का चित्र बनाए हैं। चलिए, ये परागकण के अंदर बाबू दो गो नारीगुमक पाए जाते हैं। अब ये दोनों नारीगुमक क्या करता है जो समझिएगा, ये दोनों नारीगुमक क्या करता है कि भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाते हैं। ये दोनों नारीगुमक किस में प्रवेश कर जाते हैं? भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाते हैं। और दोनों नारीगुमक भ्रूण कोश में कैसे प्रवेश करते हैं हमने अभी अभी बताया ना, पराग नलिका के माध्यम से जाता है ना जी। हाँ, तो ये दोनों नारीगुमक क्या करता है, परागकण में उपस्थित दोनों नारीगुमक क्या करता है, ये भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाते हैं। और प्रवेश करने के बाद, भ्रूणकोश में प्रवेश करने के बाद एगो नारीगुमक क्या करता है, अंड कोशिका से यानी मादा युग्मक से संलयन कर लेता है। एगो नारीगुमक किससे? एगो अंड कोशिका से यानी मादा युग्मक से संलयन कर लेता है। तो एगो नारीगुमक आ एगो अंड कोशिका आपस में संलयन करके बाबू युग्मनज का निर्माण कर लेता है, जाइगोट्स का निर्माण करता है। और ये दूसरी नारीगुमक क्या करता है, तो ये दूसरी नारीगुमक जाकर के द्वितीय के केंद्रक से संलयन कर लेता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस से संलयन कर लेता है। या दूसरी नारीगुमक जाकर के द्वितीय के केंद्रक से संलयन कर लेता है, और संलयन करके बाबू ये द्वितीय नारीगुमक और द्वितीय के केंद्रक आपस में मिल करके बाबू त्रिगुणित भ्रूण पोष का निर्माण करता है। फिर से एक बार हम समझिएगा, फिर से हमने क्या कहा कि परागकण में उपस्थित दोनों नारीगुमक भ्रूणकोश में प्रवेश कर जाते हैं, और प्रवेश करने के बाद एगो नारीगुमक जाकर के अंड कोशिका से संलयन कर लेता है, और दूसरी नारीगुमक जाकर के द्वितीय के केंद्रक से संलयन कर लेता है। तो एक ही भ्रूणकोश में दो बार निषेचन हो रही है कि नहीं, दो बार फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो रही है कि नहीं, हो रही है ना। तो इसी को तो हम द्विव निषेचन कहते हैं बाबू, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, या यूं कहें कि दोहरा निषेचन कहते हैं। आए समझ में? हमने क्या कहा कि परागकण में उपस्थित दोनों नारीगुमक भ्रूणकोश में प्रवेश कर जाते हैं, और प्रवेश करने के बाद एगो नारीगुमक जाकर के अंड कोशिका से संलयन करता है, और संलयन करके युग्मनज का निर्माण करेगा। एगो नारीगुमक जाकर के अंड कोशिका से संलयन करता है, और किसका निर्माण करता है बाबू? युग्मनज का, जाइगोट्स का निर्माण करता है। आइए, दूसरी नारीगुमक क्या करता है, ये दूसरी नारीगुमक क्या करता है, जाकर के द्वितीय के केंद्रक से संलयन कर लेता है। किससे संलयन कर लेता है बाबू? द्वितीय के केंद्रक से संलयन कर लेता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस से संलयन कर लेता है। तो एगो नारीगुमक और द्वितीय केंद्रक आपस में संलयन करके बाबू ये भ्रूण पोष का निर्माण करता है, त्रिगुणित भ्रूण पोष का निर्माण करता है। अर्थात एक ही भ्रूण पोष के अंदर ये दो बार निषेचन हो रही है कि नहीं, दो बार फर्टिलाइजेशन हो रही है कि नहीं, तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग बाबू द्विव निषेचन या दोहरा निषेचन, इंग्लिश में डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि दो निषेचन किसे कहते हैं, या दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, या डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, तो उसे बिल्कुल इजी तरीका से, बिल्कुल आसान भाषा में बता देना। कहना प्यारे कि परागकण में उपस्थित दो नारीगुमक, ये परागकण में उपस्थित दोनों नारीगुमक भ्रूणकोश में प्रवेश कर, किसमें प्रवेश कर? भ्रूणकोश में प्रवेश कर एक नारीगुमक अंड कोशिका से संलयन करता है और युग्मनज का निर्माण करता है, तथा दूसरी नारीगुमक द्वितीय केंद्रक से संलयन करता है, और किसका निर्माण करता है? भ्रूण पोष का निर्माण करता है। अर्थात एक ही भ्रूण पोष में दो बार निषेचन होती है, जिसे हम लोग बाबू द्विव निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, या यूं कहें कि दोहरा निषेचन कहते हैं। क्या समझ में आया? फिर से एक बार सुनिएगा, हमने क्या कहा कि परागकण में उपस्थित दोनों नारीगुमक भ्रूणकोश में प्रवेश करके एक नारीगुमक जाकर के अंड कोशिका से संलयन करता है, और किसका निर्माण करता है? युग्मनज का, जाइगोट्स का निर्माण करता है, तथा दूसरी नारीगुमक जाकर के द्वितीय केंद्रक से संलयन कर लेता है, और संलयन करके किसका निर्माण करता है बाबू? त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करता है। अर्थात एक ही भ्रूणकोश में दो बार निषेचन हो रही है ना, एगो नारीगुमक जाकर के अंड कोशिका से, एगो नारीगुमक जाकर के द्वितीय केंद्रक से संलयन कर रहा है, तो एक ही भ्रूणपोष में दो बार निषेचन हो रही है, तो इस क्रिया को ही हम लोग बाबू द्विव निषेचन कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं।
चलिए देखो बाबू, हम डिफिनेशन भी इजी तरीका से ऐसे ही लिख दिए हैं, आप लोग समझिएगा। देखो डिफिनेशन भी लिखे हैं कि पराग कण में उपस्थित दोनों नारीगुमक भ्रूण कोश में प्रवेश करके एक नारीगुमक अंड कोशिका से संलयन कर युग्मनज का निर्माण करता है तथा दूसरी नारीगुमक द्वितीय केंद्रक से संलयन कर यह त्रिगुणित भ्रूण पोष का निर्माण करता है। अर्थात एक ही भ्रूण पोष में 2 बार निषेचन होती है, जिसे हम द्वितीय निषेचन कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द्वितीय निषेचन किसे कहते हैं बाबू, समझ में आ गया ना? हाँ, चलिए हम एक पॉइंट यहां पे समझते हैं। देखो प्यारे, निषेचन का खोज स्टारबर्गर ने किया था, क्या था ना, लिलियम के पौधा पर। लेकिन ये द्वितीय निषेचन का खोज किसने किया है? ये द्वितीय निषेचन का खोज सर्वप्रथम किसने किया है बाबू? तब द्वितीय निषेचन का खोज 1898 में, कब जी? 1898 में एस.जी. नवास्चिन ने किया है। 1898 में कौन? एस.जी. नवास्चिन ने किया है। याद रखिएगा, द्वितीय निषेचन का खोज किसने किया है? 1898 में एस.जी. नवास्चिन ने। कभी कभी प्यारे, कभी कभी 1899 भी बोल देता है, 1899 भी लिखा हुआ रहता है, तो 1898 रहेगा तो 1898 मारेंगे, और 1899 रहेगा प्यारे तो 1899 मारेंगे। और ये कौन किया था? तो एस.जी. नवास्चिन ने किया था। कौन? एस.जी. नवास्चिन ने किया था। चलिए हमको पता हो गया कि द्वितीय निषेचन का खोज 1898 में या 1899 में एस.जी. नवास्चिन ने किया था। लेकिन कौन से पौधा पर किया था, किस पौधा पर किया था? तो याद रखिएगा, यानी द्वितीय निषेचन का खोज गिगनॉर्ड के पौधा पर या फ्रिटिलेरिया के पौधा पर या 3 गो लिलियम के पौधा पर किया था। ये तीनों पर किया था बाबू, गिगनॉर्ड, फ्रिटिलेरिया एवं लिलियम के पौधा पर किया था। समझ में आया? तो द्वितीय निषेचन क्या है, द्वितीय निषेचन का खोज किसने किया, किस पौधा पर किया, ये हमको पता हो गया। पता हो गया ना प्यारे? चलिए अब थोड़ा सा 5 मिनट और समय देंगे, 2 मिनट और समय देंगे। चलिए हम समझते हैं। हमने अभी अभी कहा प्यारे, समझिएगा, हमने अभी अभी कहा कि एगो नारीगुमक एगो अंड कोशिका से संलयन करके, एगो नारीगुमक जाकर के अंड कोशिका से संलयन करता है। तो एगो नारीगुमक और अंड कोशिका आपस में संलयन करके किसका निर्माण करता है? किसका निर्माण करता है प्यारे? तो युग्मनज का निर्माण करता है, जाइगोट्स का निर्माण करता है। ये युग्मनज करता क्या है भाई? तो आगे जाकर के वृद्धि विकास करके अर्धसूत्री विभाजन करके बाबू भ्रूण का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? भ्रूण का निर्माण करता है, इम्ब्रियो का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है जी? इम्ब्रियो का निर्माण करता है। ये भ्रूण क्या करता है? तो भ्रूण थोड़ा सा वृद्धि विकास करके बाबू ये बीज का निर्माण करता है बाबू, सीड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? बीज का, या यूं कहे कि इंग्लिश में सीड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है जी? सीड का निर्माण करता है। अब ये बीज क्या करता है? तो बीज को अगर हम रोप देते हैं, बो देते हैं, तब बाबू इसी बीज से क्या बन जाता है? नए पौधा बन जाता है। क्या बन जाता है? पौधा। तो बाबू हमको ये पता हो गया कि एगो नारीगुमक अंड कोशिका से संलयन करके युग्मनज का निर्माण करता है, और युग्मनज आगे जा करके किसका निर्माण करता है? भ्रूण का। यानी युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन करके किसका निर्माण करता है? भ्रूण का। ये भ्रूण से क्या बनता है बाबू? बीज। अब बीज से क्या बन जाता है? पौधा। इतना पता हो गया ना? चलिए फिर दूसरी नारीगुमक, यानी एगो नारीगुमक का द्वितीय केंद्रक से संलयन करके किसका निर्माण करता है? यानी एगो नारीगुमक और द्वितीय केंद्रक से संलयन करके किसका निर्माण करता है? तो बाबू भ्रूण पोष का निर्माण करता है। भ्रूण पोष का, यानी त्रिगुणित भ्रूण पोष का। देखो इसको त्रिगुणित भ्रूण पोष क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो बाबू, एगो नारीगुमक में एगो केंद्रक पाई जाती है, तथा ये द्वितीय के केंद्रक में बाबू 2 गो केंद्रक पाई जाती है। तो एगो केंद्रक यहाँ और 2 गो केंद्रक यहाँ, तीनों आपस में संलयन करेगा बाबू, तो क्या उसमें 3 गो केंद्रक बनेंगे कि नहीं? इसीलिए इसको हम त्रिगुणित केंद्रक बोल देते हैं। कैसे? त्रिगुणित भ्रूणपोष बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बाबू? त्रिगुणित भ्रूणपोष बोल देते हैं। तो हम कह सकते हैं बाबू कि एगो नारीगुमक और द्वितीय के केंद्रक से संलयन करके यानी त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करता है। त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करता है। अच्छा, ये भ्रूणपोष करता है प्यारे क्या? हम तो समझ गए कि एगो नारीगुमक द्वितीय केंद्रक से संलयन करके बाबू त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करता है। लेकिन ये भ्रूणपोष करता क्या है? ये भ्रूणपोष का कार्य क्या है बाबू? तो ये भ्रूणपोष बाबू भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। ये भ्रूण को, इम्ब्रियो को पोषण देने का कार्य करता है। क्या देने का कार्य करता है बाबू? पोषण देने का कार्य करता है। तो ये जो हम पॉइंट्स बोले हैं, ये 3 पॉइंट्स हम नीचे लिख दिए, ध्यान देना, लिख लेना प्यारे, जरूरत है, बहुत जरूरी है, कई बार पूछा गया है। हमने क्या कहा कि एगो नारीगुमक, यानी कि नारीगुमक तथा अंड कोशिका संलयन करके, एगो नारीगुमक तथा अंड कोशिका संलयन करके किसका निर्माण करता है बाबू?
युग्मनज का यानी जाइगोट्स का। क्लियर हो गया। एगो नरयुग्मक तथा अंड कोशिका संलयन करके किसका निर्माण करता है? युग्मनज का। एगो नरयुग्मक अंड कोशिका संलयन करके किसका निर्माण? युग्मनज का ना जी। युग्मनज कैसा होता है याद रखना, युग्मनज होता है बाबू द्विगुणित, और द्विगुणित को हम लोग 2n से सूचित करते हैं। चलिए, अब फिर हम तो समझ ही रहे युग्मनज आगे जाकर के भ्रूण बनता है, भ्रूण से बीज बनता है, बीज से पौधा बनता है। चलिए तो क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद याद रखिएगा कि एगो नरयुग्मक अद्वितीय केंद्रक से संलयन करके किसका निर्माण करता है? भ्रूणपोष का, यानी त्रिगुणित भ्रूणपोष का। आज समझ में, देखो ये भी लिख दिए हैं कि एगो नरयुग्मक तथा द्वितीय केंद्रक से संलयन करके क्या बनाता है बाबू? भ्रूणपोष का, यानी त्रिगुणित भ्रूणपोष का। चलिए उसके बाद हम तीसरा पॉइंट में लिख दिए हैं कि भ्रूणपोष का कार्य क्या है जी? तो भ्रूणपोष का कार्य है बाबू भ्रूण का पोषण प्रदान करना, यानी ये भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। ये भ्रूणपोष करता क्या है? तो भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य। बिल्कुल इजी तरीका से लिख दिए हैं कि नरयुग्मक तथा अंड कोशिका संलयन करके युग्मनज का निर्माण करता है, जाइगोट्स का निर्माण करता है। एगो नरयुग्मक द्वितीय के केंद्रक से संलयन करके भ्रूणपोष का निर्माण करता है। और तीसरा में लिख दिए भ्रूणपोष का कार्य है बाबू भ्रूण का पोषण प्रदान करना। तो निषेचन क्या है प्यारे? द्विव निषेचन क्या है वो हम पूरी तरीका से अच्छी तरीका से समझ लिए। तो अब हम अगला पार्ट पढ़ेंगे बाबू, आप लोग इसी तरह से वीडियो में बने रहना। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए प्यारे। तो चलिए बाबू, जैसे कि आप निषेचन एवं द्विव निषेचन को अच्छी तरीका से समझ लिए, तो अब हम पढ़ते हैं बाबू द्विव निषेचन का महत्व, यानी कि इंपोर्टेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में समझते हैं। यानी द्विव निषेचन का महत्व क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो आप लोग सुनिएगा बाबू, देखो पहला महत्व क्या है, द्विव निषेचन का पहला महत्व क्या है? कह रहा है कि द्विव निषेचन के फलस्वरूप त्रिसंलयन होता है। होता था ना? हाँ, द्विव निषेचन के फलस्वरूप त्रिसंलयन होता है तथा भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ये हुआ बाबू पहला महत्व। क्या कहा कि द्विव निषेचन के फलस्वरूप त्रिसंलयन होता है तथा भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ये हुआ बाबू पहला महत्व। दूसरा महत्व क्या कहता है कि भ्रूणपोष जो है बाबू, ये भ्रूण का पोषण प्रदान करता है। भ्रूणपोष बाबू भ्रूण का पोषण प्रदान न कर रहा था जी, तो वही तो कह रहा कि भ्रूणपोष भ्रूण का पोषण प्रदान करता है। बाकी ये तीसरा महत्व क्या कह रहा है प्यारे? ये तीसरा महत्व क्या करता है कि द्विव निषेचन के फलस्वरूप जीवन क्षम बीज का निर्माण होता है। जीवन क्षम बीज का निर्माण होता है। तो ये तीन महत्व को आप याद रखिएगा, तीन महत्व को याद रखिएगा। यानी द्विव निषेचन के फलस्वरूप त्रिसंलयन होता है तथा भ्रूणपोष का निर्माण होता है। दूसरा क्या है कि भ्रूणपोष भ्रूण का पोषण प्रदान करता है बाबू, भ्रूणपोष भ्रूण का पोषण प्रदान करता है। और तीसरा क्या कर रहा है कि द्विव निषेचन के फलस्वरूप जीवनक्षम बीज का निर्माण होता है। जीवनक्षम बीज का निर्माण होता है। तो आप लोग द्विव निषेचन का महत्व भी आप लोग समझ लिए। तो चलिए बाबू अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, आप लोग तब तक इसको नोट कर लीजिए।